विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में जो है विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में युगपद विशद सकलार्थ छलके अहिंसा व्याख्यान में वे महावीर वंदनीय हैं विचरे हमारे ध्यान में। वे महावीर वंदनीय हैं विचरे हमारे ध्यान में। भगवान वंदना हम आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आपके सामने श्रीमती निधि जैन। और कुछ ही क्षणों में निधि जैन आपके सामने उपस्थित होंगी। मैं निधि जैन नतमस्तक होकर अपने हृदय में उनका ध्यान करें। दंड पिंड खंड खंड खंडनम न दंडिकम सुपंडितम च गंड गंड गुंडकम न गंडकम न तुंडिलम तु दंड गुंडताश्रयम प्रणाम मादि तीर्थ मादि नाथ मादि शंकरा। अजय देव जैन जीव भाव रक्त जीवनम जितेन्द्रियम जिताहवम जितात्मदेव जोषणम अनात्म भाव जित्वरम च जन्म मृत्यु जित्वरम अजय कर्म भूपति पराजितम जयाजितम जितम 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 भावनो च भाव शून्य भाव विद्य भावनम भविष्य भाव भावकश्च भाव रूप भावक असंभवो न संभवो हि संभवो च संभव भवादृशो भवात् परो भवं हनो न संभव। नंदनम च नंदिकेश्वरम नरम नरेश निर्मदम नरीनायकम न रामरानि वंदितम निजात्मनो निबोधकम नमामि चाभिनंदनम च नातिवादनम। ओम नमो जिनाय ओम नमो जिनाय ओम नमो जिनाय ओम नमो जिनाय। बलिष्ठ पौष्टिक प्रदः समस्त विश्व वेनि कृष्ण वास राघवर्जितो विशिष्ट शिष्ट शिष्ट हार रिष्ट को विशिष्ट कहा। विरोधितश्च यो नमश्चरन् स्थिरश्च संकटे तटत् 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 तटन्निनाद कैर्भयङ्करे निजान्य शुद्ध मन्दिरे ध्रुवे वसेच्च पार्श्वे समत्वमूर्ति पार्श्वनाथ काशीपाथ नन्दन। मंगलम महार्घमाठरम महात्म्यमार्जनम महालयम मराल मार्मिकम नमोस्तु मंत्रतो महामहात्मवीर शंकरम। पठितृतं विशुद्ध
जिन्होंने नृत्य किया है ये डॉक्टर अरुण जैन साहब की भांजी हैं और ये एक बहुत ही सुशिक्षित और काफ़ी कुछ जीवन में दूसरों के लिए करती हैं। आज इनकी नृत्य को देखकर आनंद आ गया और अब मैं विश्व चैरिटेबल ट्रस्ट के छात्र और छात्राओं द्वारा एक प्रार्थना गीत, सामूहिक प्रार्थना गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ और ये सभी बच्चे आपके सामने। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। रात के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भरी जिंदगी ले हो। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले के होना। हम चले रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि नाम क्या है अरमान। भूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन हो। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। तेरा आसमां तू भरा बेपा, तू बख्शीश कर सभी का है तू।
परम सम्मानित डॉक्टर DN लाल साहब, मैं मंच पर उनको आमंत्रित करती हूँ। कृपया मंच पर आ जाएं। अदीप जहाँ भी हो मंच पर आ जाएं। सुयोग्य, कर्मठ, ईमानदार, पूर्ण प्रशासनिक अधिकारी, दीर्घ काल तक प्रशासन को अपनी सेवाओं का आपने लाभ दिया है और आपने जीवन में 2 पुस्तकों का अनुवाद भी किया है। इसके साथ साथ आप में साहित्य के प्रति गहरी रुचि है और इस रामचरितमानस आपका बहुत ही प्रिय पुस्तक है आपकी, जिस पर आपका बहुत गहन और सूक्ष्म अध्ययन है। इसके अलावा आप समाज सेवी भी हैं। कन्याकुमारी विवेकानंद समिति के आप प्रांत संचालक के रूप में वर्षों से कार्यरत हैं और युवा वर्ग के लोगों को आप लगातार जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। मैं अपने सम्मानित अतिथि का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया वे मंच पर बने रहें। मैं अपने मुख्य अतिथि परम सम्मानित श्री आशुतोष शुक्ला जी को सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। दैनिक जागरण उत्तर प्रदेश के आप एक राज्य संपादक का बहुत ही गंभीर दायित्व। आप एक केवल पत्रकार ही नहीं बल्कि साहित्यकार और लेखक भी हैं। आपकी अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं और लगभग 30 वर्षों से आपका पत्रकारिता का दीर्घकालीन अनुभव है। ऐसे लोग हमारे बीच हैं। मैं अनुरोध करती हूँ कि उन्हें रुद्राक्ष, प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र द्वारा उनका सम्मान करें। जोरदार तालियां। विशिष्ट अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध प्रबुद्ध साहित्यकार श्री दयानंद जी का सम्मान करें। श्री दयानंद पांडे जी वर्षों से साहित्य की साधना में संलग्न हैं और आप अनेकानेक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। बल्कि ये कहें कि वो शतक पूरा कर चुके हैं तो गलत नहीं होगा। शिवानंद जी, आप अभी खड़े रहिएगा स्टेज पर। जिनका सम्मान करने के लिए मोहित जैन को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। मोहित जैन जी कृपया मंच पर आएं। शिवानंद जी से अनुरोध है कि कृपया वे हमारे शिवानंद पांडे जी पुलिस आवास निगम में अनेकानेक DG लोगों के साथ स्टाफ अफसर के रूप में वर्षों तक कार्यरत रहे हैं और मैं संजीव जायसवाल जी को सम्मानित कर हर्ष का हम लोग अनुभव कर रहे हैं। और इसके बाद विक्रम सिंह जी हैं। मैं मंच पर आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। ये वो समय था जब उत्तर प्रदेश आतंक के से भयभीत था, डकैतों से और हत्या और फिरौतियों से। जिस प्रकार आपने भयमुक्त समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाई, उसके लिए जितना भी कहा जाए वो कम है। हमारी समीक्षक की भूमिका में डॉक्टर करुणा पांडे जी यहाँ हैं। मैं सादर उन्हें मंच पे आमंत्रित करती हूँ और उनका सम्मान करने के लिए मैं श्रीमती मधु जैन जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। मधु जैन जी कृपया हमारी समीक्षक
सुप्रसिद्ध साहित्यकार, उत्कृष्ट सर्जक डॉक्टर करुणा पांडे जी का सम्मान करें। करुणा पांडे जी की भी अनेकानेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और इनकी कुछ रचनाओं का नाट्य मंचन भी हो चुका है, जिसमें काफ़ी इनको लोकप्रिय रही। नदी की संस्कृति पर आपने जो पुस्तक लिखी है, विशेष रूप से वो प्रशंसनीय रही। हमारी अगली विशिष्ट अतिथि और समीक्षक निवेदिता श्री जी को मैं सादर मंच पे आमंत्रित करती हूँ। जानी मानी लेखिका, शारदे प्रकाशन की संस्थापक और प्रकाशक निवेदिता जी जितनी प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय हैं, उतनी ही सक्रिय वे पुस्तक रचने में भी हैं। इसलिए मैं उनका सम्मान करने के लिए श्वेता सक्सेना जी को सादर मंच पे आमंत्रित करती हूँ। श्वेता सक्सेना जी, बल्कि विधि जैन जी आप भी आ जाएं। विधि जैन जी अगर हैं तो वो भी आ जाएं। आप दोनों मिलकर हमारी एक वस्त्र दीजिए, एक प्रतीक चिन्ह दीजिए। चूंकि हमारे सभी सम्मानित अतिथि इस समय स्टेज पर हैं, इसलिए मेरे विचार से लोकार्पण का जो प्रणीत कार्य है, हम इसी समय उसको संपन्न करना चाहेंगे। और मैं श्रुति जैन से अनुरोध करूंगी कि कृपया वे पुस्तक लोकार्पित करने वाली दोनों पुस्तकें लेकर हमारे सम्मानित अतिथियों को दें। भगवान बुद्ध ने कहा है कि भगवान बुद्ध ने कृषक से कहा कि विश्वास मेरा बीज है, करुणा मेरी वर्षा, विवेक मेरा ईश्वर है और ऊर्जा मेरे हल बैल है। ये मुझे उस ओर ले जाते हैं जहाँ मैं सत्पुरुषों के हृदय में सुंदर विचारों का बीजारोपण करता हूँ। साहित्यकार भी वही कार्य करता है। वो अपनी सृजन धर्मिता से सुंदर विचारों का निर्माण कर समाज में सद्भावों का बीजारोपण करता है। जी हाँ, रीता की इस पुस्तक लोकार्पण पे मैं सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया पुस्तक लोकार्पण में हमारा सहयोग करें और जोरदार तालियां। ठीक है, ठीक है। सभी हॉल में उपस्थित लोगों को देखकर मेरा मन आह्लादित है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जो भी यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला है यहाँ आने के लिए, उन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। कहाँ मैम के पास हूँ? विशेष रूप से मैं अपनी पत्नी का स्वागत करता हूं, जो कि कुछ असामान्य सी बात आपको ज़रूर लगेगी, पर मैं वो इसलिए करता हूं कि ये विश्रुत मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की जो स्थापना हुई और जिसके कारण हम लोग यहाँ सब मौजूद हैं, ये उनकी देन है। ये भी उनका एक बच्चा है। एक बच्चा गया, उसके बदले में हमने इस बच्चे को अंगीकृत किया। तो क्योंकि ये उनका उसी तरह से प्रिय बच्चा है जिस तरह से हमने अपने बच्चे को खोया, तो वो स्वागत के योग्य हैं और उनको मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। श्री आशुतोष शुक्ला जी मुख्य अतिथि हैं और एक बार के हमारे अनुरोध पे उन्होंने एक क्षण भी नहीं व्यतीत किया और तुरंत आने के लिए एग्री कर गए। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ।
श्री दयानंद लाल जी पे मुझ पे स्नेह है और मैं बहुत आभारी हूं उनका कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला। श्री दयानंद पांडे जी से मेरा परिचय आज का नहीं है, कम से कम 35 वर्ष पूर्व का तो है ही, और उन्होंने सदैव अपना स्नेह मेरे प्रति बनाए रखा है और उन्होंने मेरी पत्नी को हमेशा सहयोग किया है और मैं उनका यहाँ पे हृदय से स्वागत करता हूँ। श्री संजीव लाल जी जायसवाल संजीव जायसवाल जी उपस्थित हैं यहाँ पे और मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। श्रीमती करुणा पांडे जो कि पुस्तक समीक्षा के लिए आज उन्होंने अपना समय दिया है, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। साथ ही निवेदिता श्री जी से जिन्होंने इस पुस्तक में अमूल्य सहयोग दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मंच संचालिका श्रीमती अंजना मिश्रा जो मेरी भाभी हैं और जिनका परम स्नेह मेरे ऊपर है, जिनके बिना इस मंच का संचालन असंभव होता, और मेरे ख्याल से मैंने तो हिंदी में ऐसा न वक्ता देखा न ऐसा किसी कार्यक्रम में कोई संचालक और संचालिका देखी जिस तरह से वो ये कार्य करती हैं। वे बहुत ही हम उनके आभारी भी हैं और उनका यहाँ पे स्वागत करते हैं। डॉक्टर विवेक कुमार ये एक ऐसा नाम है जो कि चर्म रोग डर्मेटोलॉजी के क्षेत्र में अभूतपूर्व है। जो इनकी विधा में योग्यता है वो तो अपनी तरफ, पर जो सामाजिक कार्य इन्होंने किया है, मैंने किसी चिकित्सक को इतना विस्तृत सामाजिक कार्य करते नहीं देखा। डॉक्टर विवेक के लिए एक जोरदार तालियां। इनके पिताश्री को जो कि दुर्भाग्य से अब इस संसार में नहीं है, पद्मश्री सामाजिक कार्यक्रम के लिए ही दी गई थी और मेरे ख्याल से ये भी उसके लिए एक बहुत ही उपयुक्त कैंडिडेट है। विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कारों से सम्मानित है और हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में आपने हमारा सम्मान स्वीकार करने के लिए आना स्वीकार किया है, इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर एमएन सिद्दीकी ये मेरे सहपाठी रहे हैं एमबीबीएस में और इनकी पर्सनैलिटी इस तरह की है कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा बलरामपुर चिकित्सालय में जब हम लोग थे जिसको इन्होंने मदद ना की हो। पोस्टमार्टम एक सबसे मुश्किल कार्य होता है जो सरकारी कर्मचारियों को पड़ता है सरकारी डॉक्टरों को, और चूंकि वो कभी 3 महीने में एक बार करना होता है तो उसमें हम लोग पारंगत भी नहीं हो पाते उस प्रकार से जिस प्रकार से डॉक्टर एमएन सिद्दीकी थे। तो ना केवल ये उस शास्त्र में पारंगत हैं, उसमें क्वालिफाइड हैं, ये हर एक के लिए ये पोस्टमार्टम कराने में मदद करने जाते थे, जो कि एक बहुत ही बड़ा कार्य है। असंभव कार्य है कि इतने लंबे समय तक इन्होंने हर एक डॉक्टर की मदद की। इसके अलावा इन्होंने जो ये शायद ऐसे मुस्लिम व्यक्तियों में से कम होंगे जिनको आरएसएस ने सम्मानित किया होगा, और जिन्होंने माघ मेला में भी आयोजन किया और जो मुस्लिम्स के किसी भी कार्यक्रम के लिए हमेशा जाते रहे। तो ये दोनों धर्मों को निभा के चलने वाले और हम लोगों के होली कार्यक्रम में जो सबसे ज़्यादा सम्मिलित होते थे उनमें से एक शख्स हैं, तो इनका स्वागत है। संदीप आहूजा ये मेरे पुत्र की तरह है। जितने एम से होटल आप सुनते हैं यहाँ पे सब इन्हीं के हैं। रॉयल कैफे के भी ये मालिक हैं और लखनऊ के करीब 70% केटरिंग पे इनका कंट्रोल है। और ना केवल ये, इन्होंने बहुत अधिक संख्या में 2000 से ज़्यादा लोगों को 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक परिवार 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है।
श्री नानक चंद लखमानी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो कि 5 बार के पार्षद हैं और इन्होंने बीजेपी के टिकट पे तब चुनाव जीता जब कोई बीजेपी का नाम लेवा नहीं था, और ये भूतपूर्व मंत्री भी रहे, राज्य मंत्री। इनका स्वागत है। श्रीमती ओम सिंह का स्वागत है कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। श्री आरिफ रिजवी, ये एजुकेशन के क्षेत्र में अभूतपूर्व सामाजिक कार्य कर रहे हैं और इनके जरिए बहुत से छात्र हमारे इंस्टीट्यूट में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सभी छात्र छात्राएं, उनका मैं स्वागत करता हूं, जिनकी वजह से विश्रुत मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की संस्था चल रही है और जिसका नाम वो आगे ले जाएंगे, उनका यहाँ पे स्वागत है। श्री विक्रम सिंह से आपका परिचय ऑलरेडी हो चुका है। ये मेरे संपर्क में काफ़ी समय पूर्व आए, 15-20 साल पूर्व, और जिसने निर्भीक पुलिस ऑफिसर ये है, ऐसा मैंने पुलिस ऑफिसर नहीं देखा। और इन्होंने उत्तर प्रदेश को डकैतों के प्रकोप से मुक्त कराने में बहुत बड़ी सहायता की। और अभी भी अक्सर आप इनको टेलीविज़न में संवादों में सुनते होंगे। श्रीमती मधु जैन, जो कि मेरी बहन है, और श्री रमेश चंद जैन, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में जो लंच पैकेट्स आपको दिए जाएंगे, उन लंच पैकेट्स का अरेंजमेंट किया है, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा, तो उनका मैं स्वागत करता हूँ। और डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, जो कि लखनऊ की एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं और साथ में गायनेकोलॉजिस्ट का भी कार्य करती हैं, और हमारी इस संस्था के छात्रों को लगभग निःशुल्क, केवल कन्वेंस फीस हम नाम मात्र की उनको देते हैं, और वो उनको शिक्षा प्रदान करती है। तो उनका आभार और उनका बहुत बहुत स्वागत। आप लोग कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो श्रीमती अंजना मिश्रा भाभी से मेरा अनुरोध है कि वो कार्यक्रम को आगे ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जैन साहब। डॉक्टर जैन साहब के लिए मैंने चंद पंक्तियाँ लिखी हैं, अवश्य उन्हें सुनाना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने निर्मम दुख के क्षणों में भी सार्थकता को तलाश करने की बहुत बड़ी जो है वो पहल की है। और ऐसे शालीन उदार चिकित्सक के लिए बनता है कि मैं कुछ बोलूं कि खुद को ही जीतना है मुझे, खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है। और अब हमारी पुस्तक की कृतिकार श्रीमती रीता जैन जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वे इन शब्दों के साथ उन्हें बुलाती हूँ कि वक्त की स्याही में विचारों की रोशनी भरकर समय की नोक पर रखे शब्दों का कागज़ पर धीरे धीरे कदम दर कदम चलना, और एक नए वजूद को मेरे मन में रखकर माहिर है कितना इस कलम का मेरी उंगलियों से मिलकर चलना। तो अपनी उंगलियों से वे कागज़ पर कुछ लिखती हैं, उकेरती हैं और अपने मन के भावों को व्यक्त करती हैं, तब स्वरूप लेती है कोई पुस्तक। तो आइए सुनते हैं श्रीमती रीता जैन जी। सभागार में बैठे हुए सभी लोगों को मेरा हार्दिक हार्दिक प्रणाम है, और मैं बहुत टच्ड हूँ कि आप लोग ने मेरे एक रिक्वेस्ट पे यहाँ पे पधार के मुझको बहुत गौरवान्वित किया है। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज मेरे बेटे का बर्थडे है, उसका जन्मदिन है। तो आज हम उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हुए, मेरा जब बेटा गया इस दुनिया से, तो मेरे पास 2 ही विकल्प थे, या तो मैं टूट जाती, या मैं अपना कुछ कार्य करती, कुछ उसके कार्यों को आगे बढ़ाती। तो मैंने टूटना तो बिल्कुल स्वीकार किया ही नहीं, और मैंने ये स्वीकार किया कि जितने दिन मैं जिंदा रहूँगी, मेरा बेटा भी मेरे साथ जिंदा रहेगा। तो आज उसी की वजह से मैं यहाँ हूँ, और ये कार्यक्रम उसी की वजह से हो रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक ने जाकर
एक व्यक्ति ने जाकर अपनी ज़िंदगी से को करके 55 से भी ज़्यादा 60 बच्चों की ज़िंदगी को संवारा है और आज उनको इस लायक बना दिया है कि वो अपने पैरों पे खड़े हैं, अपने घर के अपने परिवार का भी देखभाल कर रहे हैं और अपनी भी देखभाल कर रहे हैं। और जो मेरी किताब है स्त्री और कैक्टस, ये किताब जो मेरी है वो मेरी शुरू तो हुई थी कि हम हमारा बेटा बेटी सब हम लोग मिलके राजस्थान गए थे और राजस्थान में कैक्टस को देख के मेरे अंदर अजीब सी भावना वो हुई कि ये कैक्टस भी क्या चीज़ है, हर जगह वो उगाता है और इसको किसी की देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कुछ तो स्त्रियों से हमारी मिलता जुलता है। तो मैंने उसके ऊपर ये किताब लिखी है और उस किताब का में मैंने कोई औरतों को कोई बहुत कैक्टस नहीं बनाया है, प्लीज़। मैंने औरतों को सशक्तिकरण पे मेरी ये किताब है कि हर हालत में मतलब कोई भी स्थिति हो परिस्थिति हो, औरतें अपने आप को उठाने का जरिया निकाल ही लेती हैं। वो कभी भी अपने आप को ये चाहे अगर ऊपर उठाना तो कोई उनको रोक नहीं सकता है। तो मेरे दिल में स्त्रियों का एक गांव है, मेरे दिल में स्त्रियों का एक गांव, उसी गांव में स्त्री और कैक्टस जन्मी है। इस गांव में हर तरह की स्त्रियां रहती हैं, कोई कमज़ोर है, कोई समर्पण से भरी, कोई अपनी शक्ति से भी आगे बढ़कर जीवन रचने वाली है। कैक्टस की तरह ये स्त्रियां कठिन परिस्थितियों की रेतीली ज़मीन में उगती हैं, कुछ कांटों से स्वयं को बचाती हैं, कुछ मौन सहती हैं और कुछ फूल बनकर उम्मीद जगाती हैं। स्त्री और कैक्टस इन्हीं स्त्रियों की कहानी है जो टूटी नहीं बल्कि संघर्ष में अपनी पहचान गढ़ती हैं। नारी सशक्तिकरण कोई एक घटना नहीं है बल्कि असंख्य संघर्षों, निर्णयों, आत्म जागरण की कहानी से बनी यात्रा है। मेरी पुस्तक स्त्री और कैक्टस ऐसी अनेक कहानियों का संग्रह है। हर कहानी एक अलग स्त्री की, पर भाव एक ही, स्वयं को पहचानने का, स्वयं को पहचानने और स्वयं के बल पर खड़े होने की शक्ति। इस पुस्तक में कैक्टस केवल प्रतीक नहीं है, वो हर उस स्त्री का प्रतिबिंब है जो कठोर परिस्थितियों की रेतीली जमीन में उगती है। कहीं वो सामाजिक बंधनों से जूझती है, कहीं मानसिक उपेक्षा से और कहीं आर्थिक असुरक्षा से, लेकिन हर कहानी में एक समान सूत्र है कि स्त्री हार नहीं मानती है। स्त्री और कैक्टस की स्त्रियां सहन करती हैं पर चुप नहीं रहती हैं, वो टूटती हैं पर बिखरती नहीं हैं। उनके कांटे उनके अनुभव हैं जो उन्हें कमज़ोर नहीं बल्कि सजग बनाते हैं, जो उनके फूल उनकी संवेदनशीलता है जो संघर्ष के बीच में जीवन को अर्थ देते हैं। ये पुस्तक किसी कल्पना की नहीं बल्कि जीवन के यथार्थ की कहानियाँ कहती है। यहाँ स्त्री पीड़ित नहीं, निर्णायक है। यह वह परिस्थितियों की शिकार नहीं बल्कि अपने भविष्य की शिल्पकार है। हर कहानी ये संदेश देती है कि सशक्तिकरण के बाहर से नहीं मिलता है, वो भीतर से जगता है। नारी सशक्तिकरण का अर्थ विरोध नहीं बल्कि आत्म स्वीकृति और आत्मसम्मान है। जब स्त्री अपनी शक्ति पहचान लेती है तब वो केवल अपना जीवन नहीं बदलती है, वो समाज की दिशा को भी बदल देती है। स्त्री और कैक्टस इन्हीं सभी स्त्रियों को समर्पित है जो कठिन परिस्थितियों में भी खड़ी रहीं, खिली और अपनी पहचान स्वयं लिखी। नारी सशक्तिकरण के नाम पर जब स्वतंत्रता उत्तरदायित्व से अलग हो जाती है तब वो शक्ति नहीं एक चुनौती बन जाती है। कुछ स्थानों पर स्वतंत्रता के दुरुपयोग ने नारी की महत्ता, उसकी गरिमा, उसके संघर्षपूर्ण इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। ये सशक्तिकरण नहीं है बल्कि उसके मूल उद्देश्य से भटकाव है। नारी सशक्तिकरण का अर्थ अनुशासनहीनता या संबंधों का अवमूल्यन नहीं बल्कि विवेक, आत्मसम्मान और उत्तरदायित्व के साथ आगे बढ़ना है। जब स्त्री अपनी स्वतंत्रता को संवेदनशीलता और मूल्य बोध से जोड़ती है तभी ये समाज के लिए प्रेरणा बनती है। सच्ची सशक्त स्त्री वही है जो अपनी आज़ादी से न केवल स्वयं को बल्कि नारीत्व की गरिमा को भी ऊंचा उठाती है।
तो ये मेरी किताब की वो, थैंक यू। और मेरी दूसरी किताब है सत्य समागम। मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ और मैं बहुत ज़्यादा अपने सनातन धर्म के ऊपर चलने वाली और उसको बहुत ज़्यादा मानने वाली हूँ कि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो शाश्वत है, जो हमेशा चलता है और हमको हमेशा सशक्तिकरण पे मतलब वो हमारी लाइफ को एक नया आयाम देता है। तो ये मेरी सत्य समागम दो संस्कृतियों के बीच में जो तालमेल है उसके ऊपर है कि लड़की जो होती है वो भारतीय होती है और उसका हस्बैंड जो होता है वो पाश्चात्य का होता है, मतलब वो पीटर नाम का हमारा एक वो है पात्र है। उनकी बेटी होती है तो उसको लोग अपने मतलब उसकी माँ का उसके ऊपर ज़्यादा असर होता है। तो वो एक बार वो अपने उसके फादर उसको लेके जाते हैं अपनी माँ से मिलवाने के लिए। तो वो बोलते हैं बेटा ये तुम्हारी दादी हैं और ये तुम्हारे न्यू दादू हैं। और फिर वो दादू के पास जाती है तो वो कहते हैं ये तुम्हारे दादू हैं, ये तुम्हारी न्यू दादी हैं। तो उसको ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसा क्या होता है, जबकि हमारे यहाँ तो वो कहती है अपनी माँ से पूछती है कि मम्मा नानी जो है वो तो नानू की फ़ोटो जो है मंदिर में रख के पूछती हैं और हम यहाँ तो मेरे दादू भी अलग हैं, मेरी दादी भी अलग हैं, मेरी न्यू दादी है, मेरी नई दादी है। तो ये इस जो पशुपेश में वो लड़की रहती है तो उसको किस तरीके से उसकी माँ जो है ये सनातन धर्म से जोड़ती है और किस तरह से वो सनातन धर्म की आवश्यकता को और उसको दर्शाती है, मतलब उसके कितने फ़ायदे हैं और कितना सशक्त हमारा सनातन धर्म है। तो मेरी दूसरी किताब जो है वो सनातन धर्म पे की सशक्त के ऊपर है और आदमी का मुझे ऐसा महसूस होता है, हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पाश्चात्य संगीत कल्चर को ज़्यादा वो करते होंगे, पर मुझे लगता है कि अगर अपनी लाइफ को अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चलाना है तो हमको इस सनातन धर्म को मानना ही होगा और इसके पर चल के ही हम एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं। मेरी दूसरी किताब का सार यही है। थैंक यू। बहुत सुंदर रीता जी ने अपने पुस्तक के बारे में बताया और अपनी जीवन की यात्रा के बारे में भी। मुझे ये बात याद आ गई, एक शेर याद आ गया कि ज़मीन पर हमने घर बनाया है मगर हम जन्नत में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। ये महशर अफरीदी जी का लिखा हुआ शेर मुझे याद आ गया। और अब हमारा अगला पड़ाव डॉक्टर करुणा पांडे जी को मैं सादर स्त्री और कैक्टस के लिए समीक्षा के लिए आमंत्रित करती हूँ। और उनकी ये पंक्तियाँ कि वो कांटों से ढकी थी फिर भी भीतर रस था, जैसे कैक्टस जो रेगिस्तान में भी हरियाली का स्वप्न देखता है। माँ शारदे को प्रणाम। स्मृति और प्रेरणा के स्तंभ विश्रुत मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वावधान में रंगारंग और सुंदर वक्तव्य के मध्य लोकार्पित दोनों कृतियों की लेखिका आदरणीय रीता जी को शतशः बधाई। प्रविसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। बाबा तुलसी की इस सुंदर पंक्ति के साथ मैं आज रीता जी की पुस्तक की समीक्षा प्रारंभ करती हूँ। सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मेरा अभिनंदन वंदन। बार बार नाम लेके समय को जाया करना उचित नहीं है। जब कोई पुस्तक हमारे हाथ में आती है तो सबसे पहले हमारी निगाह उसके मुख पृष्ठ पर जाती है और फिर उसके शीर्षक पर। अब आपके पास सबके पास होगी नहीं होगी मैं दिखा रही हूँ। मुख पृष्ठ पर एक दम और उम्मीद के बीच स्त्री की तस्वीर है। पीले, नीले, हरे और कुछ
कुछ गुलाबी रंगों से उसको सजाया गया है। मुख में थोड़ी मलिनता है लेकिन एक आत्मविश्वास है। बस इस छवि से हमें पूरी पुस्तक का कथानक स्पष्ट हो जाता है। पीला रंग जहां आशा, ऊर्जा, मित्रता का प्रतीक है, वही नकारात्मक भावनाओं को भी प्रस्तुत करता है। नीला रंग शांति, निरंतर गतिशीलता और विशालता का प्रतीक है, तो हरा रंग उर्वरता, वृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक है। जीवन के अनेक रंगों के झंझावातों को झेलकर एक मार्ग निकालती हुई नारी जीवन की विडंबना आपको कहानियों में दृष्टिगोचर होती है। इस तरह पुस्तक का मुख्य पृष्ठ और शीर्षक पूरी तरह से पुस्तक के आख्यान को बिना पढ़े ही सामने लाता है, जो इस पुस्तक की लेखिका की पहली उपलब्धि है। स्त्री और कैक्टस। स्पष्ट है, जीवन के यथार्थ से जूझती स्त्री की दशा को प्रस्तुत करती कहानियां इसमें समाहित है। स्त्री प्रकृति के स्वरूप धरती का एक अंश है, यानी स्त्री पुरुष का अवलंब है। नारी सशक्तिकरण के बारे में रीता जी ने बहुत विस्तार से प्रस्तुत किया है, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन जब उसके सशक्तिकरण पर चर्चा होती है, आजकल इस बहुत ज्वलंत विषय है, तो एक तरफ तो हंसी आती है कि जो नारी पुरुष को जन्म देती है, और आप देखिए पौराणिक कथाओं में जब जब पुरुष यानी देवताओं को परेशानी हुई तो वो स्त्री के पास ही गए, माँ के पास गए। सरस्वती हमारी विद्या की देवी हैं, दुर्गा शक्ति की देवी हैं, और यहाँ तक कि जब चंडमुंड का विनाश करना था, रक्त बीज का वध करना था, तो भी देवता लोग माँ के पास गए थे और उन्होंने काली का रूप धारण किया था। तो जो नारी जीवन का स्वरूप है, जीवनदायिनी है, तो उसके सशक्तिकरण की बात करना एक मखौल उड़ाना है। लेकिन आज स्त्री की जब दशा देखते हैं तो मन हाहाकार करने लगता है। इन सभी बिंदुओं को लेखिका ने अपनी कहानियों में पिरोया है और स्त्री विमर्श को एक नया आयाम दिया है। रीता जैन जी के कहानी संग्रह में स्त्री और कैक्टस की विशेषता बताते हुए उनकी उन जो कहानियाँ गुथी हुई हैं और कुछ कविता के द्वारा उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए हैं। स्त्री और कैक्टस की समानताएं बताते हुए लेखिका ने अपने उद्गारों को स्त्री के मानसिक और भावनात्मक स्तर पर बहुत सुंदर तरीके से, बहुत संवेदनशील तरीके से व्यक्त किया है। लेखिका की कलम शीर्षक से लेखिका ने अपने बेटे के बिछुओं के गम को प्रेरणा बनाकर अपने जीवन की धारा को जिस तरह सृजन और समाज की तरफ मोड़ा है, उसका बहुत मार्मिक तरीके से वर्णन किया है। बेटे के गम को उन्होंने अपनी टूटन न बनाकर संबल बनाया और अपने भावों और संवेदनाओं को शब्दों के द्वारा एक सजीव आकार दिया है। इनकी इस सुदृढ़ता को मैं नमन करती हूँ। स्त्री एक अस्तित्व इस शीर्षक के अंतर्गत लेखिका ने पुनः स्त्री के महत्व को प्रतिपादित करते हुए परिवार की अवधारणा, समाज में रिश्तों की महत्व और विकसित होते धर्म, समाज और विभिन्न संस्थाओं के बनने की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है। ये उनकी सामाजिक संरचना के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है कि समाज के प्रति उनका दायित्व महत्वपूर्ण है और उस पर वो विचार करती हैं। कैक्टस और स्त्री की तुलना करते हुए, हालांकि इसमें उन्होंने कहा है कि कोई मेल दिखाई देता है, परंतु अगर हम गहराई से देखें और इस पर चिंतन और मनन करते हैं तो दोनों के भीतर समानताएं हैं जो वे विश्व में डालती हैं। कैक्टस और नारी दोनों की जिंदगी में कठिन और दुरूह परिस्थितियां आती हैं। दोनों के कर्तव्य निर्वाह में अनेक द्वंद्व और सामाजिक वितृष्णा के उतार और ज्वार हमेशा स्थित रहते हैं। जैसे कैक्टस को किसी देखभाल की आवश्यकता नहीं पड़ती, वैसे ही मैं आज नहीं, लेकिन कहा जाता है कि लड़की के लिए बहुत ज़्यादा परवाह की, अब नहीं कह रही हूँ मैं, इस तरह का हमारे समाज में एक विचार था। इसी कैक्टस का प्रारूप शायद स्त्री है। वास्तव में स्त्री, ईश्वर ने स्त्री को रचकर संसार में सृजन, संवेदना और संतुलन को एक नया आयाम दिया। कांटों में जिंदगी इस कथा में
लेखिका ने कमला के माध्यम से बेटे द्वारा चली गई बुजुर्ग महिला को जीने का एक स्तंभ और मार्ग दिखाया है। पिंक कैक्टस कहानी, इसमें मीता के माध्यम से स्त्री के उबाऊ जीवन की एक प्रेरणामयी मार्ग दिखाकर मंजिल की तरफ बढ़ाने का मार्ग बताया है। एक रास्ता में रहने वाली मीता कैक्टस से प्रेरित होकर आगे बढ़ती है और खुशियों का मार्ग चुनती है। जिंदगी और कांटे, इस कहानी में मीरा, इसकी नायिका भी मीरा ही है, अपनी कठिन परिस्थिति से उबरकर एक मुकाम पाती है और जब गांव में सूखा पड़ता है और उनके कैक्टस से पानी निकलता है तो गांव वाले उनको एक नारे के रूप में समाज में प्रतिष्ठित करते हैं। मुस्कान के पीछे का जंगल, इस कहानी की नायिका नेहा की जिंदगी बहुत आराम से चलती हुई दिखाई देती है, पर हर व्यक्ति कई मुखौटे लगाकर जीवन जीता है। घर में जो चेहरा होता है आदमी का, सबके सामने समाज में वो चेहरा नहीं होता है। नेहा का पति, जो समाज में एक बहुत प्रेमी और केयरिंग पति के रूप में प्रसिद्ध है, घर में वह नेहा को पग पग पर टीस देता है और उस पर अत्याचार करता है। रंगहीन फूल, इसकी नायिका कमला परिवार की जिम्मेदारी और समाज की जिम्मेदारी में अपने वजूद को भूल जाती है, लेकिन बालकनी में जब वो एक दिन चाय पीते हुए कैक्टस तो देखती है तो विचार आता है क्यों ना वह अपने सोए हुए अरमानों को शब्दों का बना पहनाकर समाज के सामने लाए, और इसी क्रम में वह पुस्तक प्रकाशित करने का विचार। और सुमन, दो बहनों के बीच की कहानी है जिसमें एक शांत पर बहुत समझदार है और दूसरी चंचल और नासमझ है, छोटी छोटी बातों से घबरा जाती है। पर बड़ी बहन कैक्टस के पौधे की भांति अपने अंदर नमी और स्निग्धता को छिपाई रहती है और वक्त आने पर निर्णय लेने का साहस रखती है। अलमारी की खानों में छुपी माँ, ये कहानी लेखिका की सबसे सशक्त कहानी है। देखिए, आप खुद देखते हैं, एक स्त्री के जीवन के विभिन्न आयामों और उसके विस्तार को लेखिका ने बहुत सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। यह सच है कि स्त्री बचपन से बुढ़ापे तक अपने भावों को, विचारों को, प्रेम को, पीड़ा को, सपने और आत्मा को एक कोने में बंद करके चाबी घुमा देती है। उसको ना तो वह चाबी ढूंढने का समय मिलता है और ना ही सतरंगी जीवन को जीने का वक्त मिलता है। इसी चाबी को खोजते हुए रेखा की मुलाकात कैक्टस के पौधे से होती है और उसका जीवन के प्रति रवैया बदल जाता है और वो सृजन की तरफ मुड़ जाती है। सब जो कैक्टस बन गए। इसमें कहानी की नायिका मीनू एक बहुत गरीब परिवार की लड़की थी। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने शासकीय तंत्र से उपजी पीड़ा को बताया है। मीनू के जीवन का अंत केवल मीनू का अंत नहीं है, बल्कि खिलती उन हजार आशाओं का अंत है जो मीनू से प्रेरणा लेकर आगे चलने के लिए कदम बढ़ाती है। सोने का पिंजड़ा कैक्टस के साए में, इस कहानी की नायिका के दोहरे जीवन पर लेखिका ने बहुत सुंदर तरीके से कथा लिखी है। मैं सिर्फ एक नेता नहीं हूँ, ये कहानी आज के समाज की मानसिक गंदगी को जाहिर करती है। अनीता का कहना कि स्त्रियों को स्वतंत्रता तो मिल गई पर सम्मान अभी भी नहीं मिला, आज के सत्य को सामने लाता है। कांटों की छाव में, इस कहानी में एक वैश्या की मार्मिक कहानी है जो किसी धोखे से वहां पहुंचती है और नारकीय जीवन व्यतीत करती है, पर किसी तरह निकलकर सिलाई करके जिंदगी गुजारती है। पर वह भले ही वैश्या जैसे मार्ग से बाहर आ जाती है, परंतु अब सिर्फ एक लाश की तरह जिंदा रहती है। उसकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं और एक कैक्टस बन जाती है। इस तरह रीता जैन जी की यह संग्रह की कहानी संग्रह जीवन के विभिन्न आयामों को हमारे सामने लाता है, खोलता है, चिंतन करता है, मनन करता है और एक मार्ग दिखाता है जो कि किसी भी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। ये उसको कैक्टस के साथ जोड़कर उसके मर्म को और उसके ममत को सामने लाती हैं। उनकी भाषा आम जन के मन में उतरती चली जाती है और कई बार उनकी कहानी अपनी सी लगती है। बस यही अपना लगना
लेखक को पूर्णता प्रदान करता है। जब हम किसी कृति को अपने से जोड़ लेते हैं, उसकी कुछ घटनाओं को अपने जीवन में देखने लगते हैं या अपने भूत में या अपने वर्तमान में देखते हैं, तो लेखक अपने कार्य में सिद्ध है, ये स्पष्ट हो जाता है। जिस दृष्टि से उनकी कहानियाँ समाज के हर रंग को सामने लाती हैं, उनकी कहानी समाज की विडंबना के साथ ही स्त्री शोषण की हर परत को खोलती हैं। इसको सभी का आशीर्वाद मिलना चाहिए। अपने दर्द को शब्दों के साथ समाज की मीमांसा करने वाली रीता जी के अंदर अभी बहुत ऊर्जा और विचार हैं। आशा है उनकी लेखनी निरंतर नई दिशाएं तय करते हुए समाज को दिशा देगी। मंजिलें होती हैं हर तरफ, मंजिलें होती हैं हर तरफ, रास्ते खुद तराशने पड़ते हैं, प्रश्न उठाते हैं बवंडर जिंदगी में, उत्तर तो खुद ही तलाशने पड़ते हैं। एक प्रश्न उनकी जिंदगी में एक बवंडर प्रश्न के रूप में उनकी जिंदगी में आया, लेकिन मैं बहुत नतमस्तक हूँ उनके धैर्य और उनके साहस के सामने कि उन्होंने उस बवंडर को भी एक आशा के रूप में समाज के लिए, परिवार के लिए और उन बच्चों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं है, एक स्तंभ के रूप में खड़े होकर के उन्होंने आगे बढ़ी और अपने दुख को एक सृजन का रूप दिया। मैं बहुत बहुत उनको बधाई देती हूँ और उनकी प्रशंसा करती हूँ। वो एक हमारे सामने प्रेरणा है, हमें उनकी इस प्रेरणा से कुछ सीखना चाहिए। मैं इस सुंदर कृतियों के लिए उनको फिर से एक बार बधाई देती हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। इति शुभम, धन्यवाद। बेटी है और इनका छोटा सा बेटा है, जो कि ये लोग मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, सिडनी से आए हैं, तो ये कुछ कहना चाहता है आपसे। What will you say to Nani? Come on. Come on. Come here. What's your name? What's your name? My name is Ritvik and I've come over from Australia. What do you want to say to Nani? I'm so proud of her and I love her so much. गुड। तो हमारी अगली कड़ी में सत्य सनातन की समीक्षा के लिए मैं निवेदिता जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। लोकमान्य तिलक ने कहा है कि मैं नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करूँगा, क्योंकि ये जहाँ जाएगी वहाँ स्वर्ग बना देगी। और बहुत सही बात उन्होंने कही थी। सनातन संस्कृति की महत्ता को अभी रीता जी ने बताया। मैं निवेदिता जी से अनुरोध करती हूँ कि वे पुस्तक समीक्षा प्रस्तुत करें। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम है, माँ प्रणाम। इस पुस्तक के समीक्षा के लिए कहा गया, वो पुस्तक मेरी ही है, जितनी उनकी उतनी मेरी है, क्योंकि वो उन्होंने लिखी है और मैंने प्रकाशित की है। तो ये मेरा भी बच्चा है, सत्य समागम। जब हम पहली बार मिले तो ये हुआ कि पुस्तकें, मुझे लगा कि कोई एक पुस्तक होगी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं अभी एक नहीं, मेरी एक और पुस्तक है, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि एक साथ दो पुस्तकें। उस समय मेरे लिए थोड़ी नई बात थी कि लोग पूरा साल लगाते तब जाकर के कहीं एक पुस्तक होती और एक साथ दो पुस्तक। फिर इसकी जो है कवर की बात हुई, कवर में भी बहुत दिनों तक चर्चा होती रही और सत्य समागम जैसे कि सनातन के बारे में बात, तो उसमें उन्होंने जो है एक तरफ मंदिर और एक तरफ चर्च, क्योंकि इस नॉवेल जो है इसका मूल कथ्य ही यही है कि किस तरीके से जो है सनातन सदैव जो है सत्य ही रहता है और कैसे वो लोगों को बदलता है। तो शारदीय प्रकाशन से प्रकाशित रीता जैन जी की उपन्यास सत्य समागम पर बोलने के लिए आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और
जब पहली बार मैंने ये उपन्यास पढ़ा तो मुझे लगा कि ये एकदम ताज़ा बयार है। जो आजकल जो नॉवेल्स आ रहे हैं और जो हम पढ़ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि नॉवेल हम ले तो आते हैं लेकिन फिर उसको छुपा करके रखना पड़ता है कि घर में कहीं और कोई ना पढ़ ले। उस दृष्टि से देखें तो ये किताब ऐसी है जो आप अपने छोटे बच्चे को भी पढ़ाएंगे तो वो भी जो है कुछ बहुत अच्छा मूल्य पाएगा और आगे जीवन में कुछ अच्छा ही करेगा। और 80 पृष्ठ की लगभग ये पुस्तक है और इसमें जो है आरंभ ही जो है उत्तराखंड, जो कि देवभूमि भी जिसको हम कहते हैं, वहाँ से आरंभ होता है। और ये जो है एक गांव से होता है जिसकी नायिका जो है मंजुला है। उत्तराखंड देवभूमि तो है ही है, तो वहाँ की बेटी भी तो देवतुल्य ही होगी और उसी बेटी की एक कथा है। इस उपन्यास द्वारा आप उत्तराखंड को अति निकट से अनुभव कर सकते हैं, कैसे वहाँ का खान पान तक जो है उन्होंने इसमें बताया है और बहुत विस्तृत रूप से बताया है। एक तरफ तो उपन्यास में कथा चलती है और दूसरी तरफ पर्यावरण चिंतन भी चलता है कि कैसे जो है पहाड़ों के साथ अनाचार हो रहा है और क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए, इसकी विस्तृत व्याख्या है इस पुस्तक में। और साथ में ये जो तीसरा जो एक और फ्लेवर चलता है, तो जैसे नाम से विदित है कि डॉक्टर, तो एनाटॉमी भी शायद साथ में चलती है कि कैसे कैसे जो है परिवर्तन होते हैं और उसका जो है वैज्ञानिक कारण क्या है। मैं इस पुस्तक की जो है कहानी पे ज़्यादा बात नहीं करूँ क्योंकि मेरे ख्याल से कहानी काफ़ी कुछ जो है रीता दी बता ही गई हैं। जो कुछ मुझे खास लगा, जो मुझे लगा कि हर किसी के घर में ये पुस्तक होनी चाहिए, मैं सिर्फ उसी पे चर्चा करूँगी थोड़ी बहुत। तो आरंभ में तो ऐसा लगा जैसे एक साधारण सी जो है लव स्टोरी है ये, लेकिन जैसे जैसे ये कहानी बढ़ती गई वैसे वैसे मुझे लगा कि नहीं, ये तो कहानी जो है किशोर बाई के जो है ये किशोर प्रेम की नहीं है, ये धीरे धीरे जो है होता प्रस्फुटित वहीं पे एक प्रेम है। लेकिन जब घटित होता है उस समय नायिका का जो रूप होता है, जो हम बचपन में ही जो है अपने बच्चों में संस्कार रोपित कर देते हैं, वो कैसे वट वृक्ष की तरीके से प्रस्फुटित होता है और आगे जाकर के विश्व को कैसे वो जो है घनी छांव देता है या आदर्श या जो है मूल्यों की संरक्षण करता है, वो इसमें जो है धीरे धीरे आकार लेने लगता है और नायिका के सुदृढ़ चरित्र से ये रूपरेखा बनने लगती है। बाल्यकाल, हाँ, उपन्यास का मूल कथ्य जो है वो जो हम बीज बो जाते हैं और उसको जो बाद में वट वृक्ष बनता है और जो है सात्विक प्रेम, शांति और विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाता है, वही यही जो है इस पुस्तक का जो है मूल कथ्य है। और अगर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण देखें तो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का भी ये अनूठा जो है उदाहरण है। यह पुस्तक कैसे समान परिस्थितियों में भी स्त्री पुरुष के मनोभावों में क्या क्या फर्क होता है, एक स्त्री उसी परिस्थिति में कैसे जो है रिएक्ट करती है और पुरुष कैसे रिएक्ट करता है, वो भी आप इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जो है समझते हैं। और क्यों करता है स्त्री और क्यों करती है पुरुष, ये दोनों इतने विस्तृत तरीके से बताया गया है। और विवाह पे भी इन्होंने बात करी है और बहुत अच्छी बात करी है, जो आजकल हम सभी के बीच में मुद्दा बन जाना चाहिए कि आखिर विवाह एक इवेंट है जो हम जो है जा कर के होटल में खड़े हो जाते हैं और सारे के सारे लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वर और वधू दोनों पक्ष पहुँच जाता है और आप 3 दिन तक वहाँ रहते हैं और सब अपने अपने कमरों में बंद रहते हैं। जब जो है समय होता है तो जो है कोई बताता है कि इतने बजे हॉल में पहुँच जाइएगा, सब पहुँच जाते हैं, आपस में भी नहीं मिलते हैं, कोई भी नहीं मिलता है। जब जिस समय विवाह होता है उस समय मिलते हैं, जबकि पुराने ज़माने में ये जो है हमारे समन्वय का, सामाजिकता का, कोई जो है आपका कोई काम कर रहा होता है और कोई कुछ काम कर रहा था, पूरा परिवार इकट्ठा होता है। और परिवार ही क्यों, हमारा गांव इकट्ठा होता था
और सब मिलजुल करके काम करते थे और इंतज़ार होता था। अभी कोई इंतज़ार नहीं, शादी का बस निपटाना है, एक फ़्लाइट से जाएंगे दूसरे फ्लाइट से चले आएंगे, ये इवेंट हो गया है। जो विवाह जो हमारे एक संस्कार था, वो संस्कार, इस चीज़ को, इस मुद्दे को भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें उठाया है। और बताते बताते हर कोई जो है अमूमन यहाँ पे शादीशुदा होगा, लेकिन किसको जो है 7 जो वचन होते हैं वो याद रहते हैं। लेकिन इसमें रीता जी ने 7 जो है फेरों पे जो वचन होते हैं वो तक जो है उन्होंने जो है याद दिला दिया फिर से एक बार पढ़ते समय। और घूमते घामते आपको मिस्र भी पहुँचा दिया। पिरामिड क्यों, एक जगह वो लिखती हैं कि ये जो पिरामिड के मतलब बात करते हैं कि ये जो वहाँ के लोग थे वो ज़िंदगी जीते ही कब थे, पूरी ज़िंदगी तो अपनी कब्र की तैयारी करते थे कि पिरामिड बनवाना है तो उसके लिए ये संचय करना है, वो संचय करना है। इस तरीके की बातें कौन सोच सकता है। हम जाते हैं पिरामिड देखने, देख के चले आते हैं, लेकिन इस तरीके का चिंतन हमारे दिमाग में कहाँ चलता है। बहुत ही अच्छी उन्होंने ये पुस्तक जो है देखें तो पूरी बात उन्होंने बताई थी कि जो है वो शादी हुई, एक लड़की की, हिंदू लड़की थी, उसकी पीटर से शादी हुई, लेकिन किस तरीके से मूल्यों में बदलाव आया और किस तरीके से जो है बाद में वो भारत में आ कर के बस गए और यहाँ की जो है गीता उन्होंने पढ़नी शुरू कर दी और कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, ये इसी की कथा है। देखा जाए तो जो आप लोग आजकल बात होती है ना कि अच्छे दिन आ रहे हैं, इस पुस्तक को पढ़ के लगता है कि हाँ अच्छे दिन आ रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की पुस्तकें अब जो है आने लगी हैं, पढ़ने को मिलने लगी हैं। अब वो पुस्तकें जो जिनको देख करके ला करके छिपा करके रखना चाहिए था, वो ऐसी प्रेम पुस्तकें अभी नहीं आ रही हैं। एक सात्विक प्रेम की पुस्तक जो है आपके सामने रीता जैन जी ने प्रस्तुत की है। और बहुत ज़्यादा नहीं, मैं अंत में सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये दो भिन्न संस्कृतियों, यहाँ की और लंदन की, तो यहाँ की 2 भिन्न संस्कृतियों की कथा का शाश्वत मूल्यों संस्कारों की निरंतरता और व्यापकता के प्रभाव की कथा है। ये हर किसी को पढ़ना चाहिए, जो कम से कम जो भारतीय उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ने के बाद आपको गर्व होगा कि हम भारतीय हैं, हम सनातन सभ्यता के जो है संवाहक हैं। तो ऐसी पुस्तक के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी रीता दी कि ये किताब जो है आपने लिखी और हर बच्चे के पास, हर घर में ये पुस्तक मेरे हिसाब से तो होनी ही चाहिए, क्योंकि इसको पढ़ करके बच्चों के अंदर मूल्यों की नींव पड़ेगी। जो हमने कहा कि जो है मूल्य हमें जो है रोपित कर देने चाहिए बचपन में ही, वो संस्कार इससे बच्चों को मिलेंगे। धन्यवाद।